हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग क्लासेस 0124। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम जो 2024 के होने वाले हैं, बहुत जल्द उसकी घोषणा हो जाएगी कि कब टाइम टेबल आएगा। तो उसी संदर्भ में कि कैसे तैयारी करें कि अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे टीचर स्पेशलिस्ट जो काफ़ी समय से अध्यापन कार्य कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में काफ़ी बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन किया हुआ है, परसेंटेज लाए हुए हैं। इनका नाम है सुनील सिंह, श्री सुनील सिंह। इनसे हम लोग जानेंगे कि कैसे बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के अधिक नंबर लाएंगे और क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों क्लास के लिए बताएंगे बारी बारी कैसे क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। हाँ, तो मिस्टर सुनील सिंह जी। हेलो एवरीवन बच्चों, आई एम सुनील सिंह एंड आई एम ए मैथ्स टीचर। बच्चों, आज का जो हम लोग का विषय है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे रखना चाहिए, वो जान नहीं पाते हैं। उन्हीं संदर्भ में हम बात करेंगे। बच्चों, पहले हम दो चीजें जानेंगे, एक क्लास 10th के लिए और एक 12th के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं 10th लेवल पर भी ज़्यादा होते हैं और 12th लेवल पर भी ज़्यादा होते हैं। तो जो 10th के बच्चे हैं सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। बच्चों, जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे मान लीजिए आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और यदि आप सीबीएसई के हैं तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यूपी बोर्ड में गवर्नमेंट का जो प्रावधान है उसमें यह है कि 70 मार्क्स जो होते हैं पर सब्जेक्ट के वो रिटन होते हैं, और 30 नंबर जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 70 मार्क्स जो है वो पूरे आपके होल सिलेबस से कवर होता है। फिर उसको आप कवर कैसे करेंगे उस पर हम बताते हैं। जैसे पहला कोई सब्जेक्ट लेते हैं मैथमेटिक्स। अभी क्या है कि जो आपका गवर्नमेंट द्वारा प्लानिंग बनी हुई है उसमें सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको कवर करने का जो डेट रखा गया है वो है आपका 20 नवंबर। यदि किसी केस में आपके स्कूल में आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पे 20 नवंबर तक सिलेबस कवर नहीं हो पाता है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा इस पे हम बात करेंगे। पहली बात तो एक कि आपको जो टीचर टीच कर रहे हैं उनसे आप बोलिए कि सर जो हमारा डेट फिक्स है कि आपको इस डेट के अंतर्गत में सारे चैप्टर पढ़ा देने हैं, वो उस डेट को मेंटेन करते हुए चलें कि हाँ मेरा सिलेबस जो है वह 20 नवंबर तक समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आप अपनी तैयारी कैसे रख पाएंगे। दूसरा चीज ये है कि जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसको आप ज्यादा प्रीफर करें, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब एनसीईआरटी प्रॉब्लम ही होते हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बुक, जैसे आर डी शर्मा की बुक है, आर एस अग्रवाल की बुक है, वो भी पढ़ते हैं। देखिए, आप पढ़िए उसको, उससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन जो आपका बोर्ड एग्जाम है, जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका सबसे पहला मेन उद्देश्य ये होता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आए। तो आप एनसीईआरटी बुक को विधिवत तरीके से पढ़िए। उसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेन बात देखिए सिलेबस, आप सिलेबस जान नहीं पाते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट कई सारे टॉपिक को डिलीट कर दी है। तो आपको पहले ये जान लेना है कि कौन सा टॉपिक जो है हमको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। अभी आप एनसीईआरटी बुक को उठा के देखेंगे, जिनके पास पुरानी बुक है, अभी जो न्यू बुक आई है उसमें तो डिलीट करके दिया हुआ है, लेकिन जो पुरानी बुकें हैं उसमें जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं हुआ है। तो पहले आप ये देख लें कि कौन कौन सा सिलेबस से निकाल दिया गया है, उसको आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका मेन टारगेट अच्छे मार्क्स लाने हैं। और मार्क्स तभी आएंगे जब आप एक प्री प्लानिंग में होंगे। अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बुक के जितने प्रॉब्लम हैं उनको आप विधिवत तरीके से लगाइए। एक बार में मत संतुष्ट होइए, उसको कम से कम 5 से 6 बार लगाइए। देखिए कि कहाँ कहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है, पॉइंट आउट करिए कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमको याद रखने हैं। जैसे बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ तो बच्चों की जब कापियाँ चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2-3 लाइन लिख के किसी प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे उनको पता नहीं रहता है कि हम करेंगे यहाँ से क्या। तो जब आप क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए कि किन किन लाइनों के बाद कौन कौन सी बातें हमको याद रखनी है।
जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर बुक आता है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। उससे भी हाँ, तो बच्चों मैं बता रहा था कि जो हमारे एग्जाम्पलर बुक है एनसीईआरटी के, आप उनको मार्केट से पहले परचेज कर लीजिए। मार्केट में अवेलेबल भी है, आप चाहेंगे तो कहीं से भी जिस सिटी में रहते हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है उनको आप जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी पेपर, अभी जैसे हाफ ईयरली का एग्जाम हो रहा है बच्चों का, तो जो हम लोग क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किए उसमें एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को भी प्रीफर किए, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बुक जो है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके बेस पे हम बच्चों का नॉलेज नहीं ग्रोथ करा सकते हैं। तो हम लोग को ऑब्वियस उसके तरफ जाना पड़ता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी प्रॉब्लम रखे जाए। तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर छोड़ देंगे, आप उसको नहीं पढ़ के जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि जो बच्चे जिस क्वेश्चन का स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेट अस सपोज दैट कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो उसके बेस्ट के कोई और प्रॉब्लम नहीं पढ़े हैं, तो आपको क्या करता है, वो दिक्कत करता है और इससे एग्जाम में आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। तीसरी बात, आप प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं जिस जिस सब्जेक्ट के, उनके क्वेश्चन पेपर आप अपने पास कलेक्ट कर लें, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके रिवीजन में आ जा रही है। यानी कि देखिए, आप जो बोर्ड एग्जाम देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनको रिपीट किया जाता है, तो आप पहले उसको रख लीजिए अपने पास। चौथी चीज, आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन में जरूर लेते रहिए। जब आप रिवीजन में नहीं लेते हैं तो आपको दिक्कत होता है। अब पांचवी चीज पे आते हैं, आप एक टाइम फिक्स्ड करिए कि हम किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देंगे। जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स है, साइंस है, एसएसटी है, तो इन सब बुकों पे, इन सब आपके जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है उस पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे। बाकी हिंदी, इंग्लिश और जो बच गए सब्जेक्ट आपके हैं उस पे थोड़ा इससे कम, मतलब 5 मिनट 10 मिनट कम दे सकते हैं। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर हम एक सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें। मेरे हिसाब से अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो पर सब्जेक्ट 1 आवर तो दीजिए ही। इस तरह से आपके टोटल 6 आवर होंगे और उसको थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए किन किन सब्जेक्ट के अंतराल पे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कितने टाइम का हम ब्रेक लेंगे दो सब्जेक्ट के बीच में। इस तरह से आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। और क्लास 10th के बच्चों के लिए लास्ट इंफॉर्मेशन ये देंगे कि आप आपका वो समय नहीं रह गया जो आप व्यर्थ के टाइम में व्यतीत करेंगे। अब आपका सारा टारगेट आपके अपने एग्जाम पे है। एग्जाम आपको संभवतः सीबीएसई बोर्ड का फरवरी में ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और यूपी बोर्ड के भी डेट आने वाले हैं, मान के चलिए उसी के अप्रॉक्स वो भी रहेगा। तो बाकी और स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे, उनके भी एग्जाम उसी के आसपास होंगे। अब हम क्लास 10th के कुछ जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रायः देखा गया है बहुत सारे बच्चों के मार्क्स मैथमेटिक्स में कम आ जाते हैं। तो किन किन आप चैप्टर पर विशेष ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले रियल नंबर्स पे ध्यान दीजिए। रियल नंबर्स में देख लीजिए कि एचसीएफ दो नंबरों के बीच में कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम निकालने की क्या हमारे प्रोसेस हैं उसको देख लेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा देख लीजिए। फिर आप दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेंगे। फिर एक चीज और ध्यान देंगे, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या कभी बोलता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इससे कंप्यूट करते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल में ये चीज जरूर क्लासिफाई करने की कोशिश करिए कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं और क्यूबिक किसे कहते हैं।
क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो ये चीज़ जान नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी कभी रूट में ही चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए रूट में y⁴ है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों से, तो उसको नहीं समझ पाए कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि आप उसको अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो पावर के 2 में आ जाता है और वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। तो इस पे भी ध्यान देंगे कि कैसे वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फिर प्रॉब्लम में फैक्टराइज कैसे किया जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा। फिर दो पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है, आपस में एडिशन कैसे होता है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जहाँ पे आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन कब कब केस पे मिलता है, वो चीज़ें देखेंगे। फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री के नेम से बुक में दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल्स है, और भी जो रिमेनिंग चैप्टर हैं जैसे सर्कल से हो गया, आपके सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, स्फेयर हो गया, इन सब से आप देख लेंगे। और प्रोबेबिलिटी को भी इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। और वहाँ पे यदि आप छोड़ देते हैं प्रॉब्लम को, तो आपके मार्क्स ऑब्वियस कम आएंगे। बाकी साइंस में भी जो आपके फिजिक्स है, उस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको जरूर फोकस करिए, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोड़ देते हैं और इस तरह से उनके मार्क्स कम आते हैं। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, उसको 2 बार 3 बार जरूर अपने पास से करके देखें कि क्या मैं बिना देखे ही क्या कॉपी पे लिख पा रहा हूँ। फिर बायो में फिगर वगैरह देख लीजिए, वो क्या क्या नेम दिया है, उनके क्या फंक्शन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी है, तो इनकी कहानी अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना के रखिए। एसएसटी जो है, एसएसटी को थोड़ा सा बड़ा अच्छे तरीके से लीजिएगा, क्योंकि एसएसटी में भी बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। मैं तो देखता हूँ एक्चुअली जो हमारे बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो एसएसटी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। वो समझते हैं कि एसएसटी हम बहुत अच्छे से कवर कर जाएंगे और स्कूल भी हमको 20 मार्क्स दे ही देगा, 80 मार्क्स में गेन करता है, तो वहाँ पे मार्क्स कम आ जाते हैं। तो आप क्या करिए, कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करिए और उसके बारे में अपने पास से, जो आप क्लास के दौरान पढ़े, जो अपने पास से पढ़े, उसको याद करिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, और उसको एग्जाम में आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। बाकी क्लास 10th बच्चों, इतनी बातें आप जरूर लेके चलेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब थोड़ा सा हम क्लास 12 की बातें करते हैं। क्लास 12 के बच्चे, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। पहले हम मैथमेटिक्स से लेके बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास केवल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, तो उससे आप संतोष मत रखिए। आप एग्जाम्पलर जाइए एनसीईआरटी का, वो भी परचेज कर लीजिए, और जो चैप्टर आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, उस चैप्टर का एग्जाम्पलर के भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अभी क्या है कि मैं बच्चों को तो एग्जाम्पलर बुक भी प्रीफर कराया हुआ हूँ, बच्चे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं उससे। तो एग्जाम्पलर में क्या है ना, कि वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और प्रॉब्लम भी दिए गए हैं। तो जब बुक से भी, आपका जो टेक्स्ट बुक है और एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक, इन दोनों के प्रॉब्लम जब लेके सॉल्व करते हैं, तो कुछ जो कन्फ्यूजन रह जाते हैं टेक्स्ट बुक के दौरान, वो वहाँ से क्लियर कर देते हैं। बाकी टीचर उनके लिए है ही है, वहाँ से क्लियर हो जाता है। अभी देखिए, जो मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं, फर्स्ट बुक के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, वो तो कवर अब हो ही गए हैं, और अब सेकंड बुक की तरफ टीचर लोग बढ़ ही गए हैं। जैसे कि मैं ही खुद इंटीग्रल्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अब उसके बाद कुछ ही चैप्टर और आ जाएंगे। उसको भी हम लोग ने, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसके हिसाब से हमको 20 नवंबर तक उनके सिलेबस कंप्लीट करके देने हैं, वो तो हो ही जाएंगे। तो किन किन चैप्टरों पे आप विशेष ध्यान दीजिए मैथमेटिक्स में। आप रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से पढ़िए। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसको भी ठीक से देखिए कि उनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जनरल वैल्यू क्या है। फिर उनके ग्राफ भी देख लीजिए कि कब वो वैल्यू अपना क्या चेंज कर रहे हैं। और फिर उसमें आप प्रॉब्लम्स देख लीजिए कि कैसे कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, किन फार्मूलों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को फार्मूले नहीं आते होते हैं और वो सॉल्यूशन करने बैठ जाते हैं, उनका गलत हो जाता है और ऑब्वियस उनके मार्क्स कम आएंगे। फिर आगे आप जब बढ़ेंगे तो आपको चैप्टर्स में मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन को भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। डिफ्रेंसिएशन में भी कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे हमको कुछ लेट करके चलना पड़ता है, और उसको फिर बाद में उसकी वैल्यू ला के पुट करनी पड़ती है, डेम डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा फास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब आप इंटीग्रल की तरफ चलेंगे तो आप फार्मूले जरूर याद रखिएगा।
देखिए अभी क्या है ना कि आप नॉलेज के चक्कर में विशेष मत पड़िए, क्योंकि नॉलेज हमारी बढ़ाने के लिए अभी बहुत सारे हमारे पास वर्ष हैं जहाँ पे हम आगे की पढ़ाई करेंगे और वहाँ पे अपने नॉलेज को ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि स्कोर बोर्ड पे मार्क्स कैसे ज़्यादा लाए। तो इंटीग्रल्स हो गया, फिर वेक्टर अलजेब्रा है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब चैप्टर आप विशेष तरीके से पढ़ेंगे, विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मतलब कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर अपने पास रखिए, वहाँ से प्रॉब्लम को मैच करिए कि कौन सा प्रॉब्लम कई सालों से पूछा जा रहा है जो आगे भी आ सकता है, उसको जरूर प्रीफर करिएगा। बाकी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो फिगर पे ध्यान दें, ताकि जैसे फिगर का जब कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बन जाता है ना, तो उस पर हम अपनी बातें कर सकते हैं। उनके जो भी नाम दिए गए हैं उनके बारे में जान लीजिए कि होते क्या है। फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर डेरिवेशनल जो पार्ट है उसको भी विधिवत देखिए। डेरिवेशन आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में, आपके पास भरपूर टाइम भी रहता है। लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस अच्छा किए रहेंगे। केमिस्ट्री में बच्चों आप केमिकल रिएक्शन पे जो आपके होते हैं उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के जो पोर्शन है उसको भी देखिएगा। फिर आपके जो वहाँ पे जो फिगर हैं उनको भी 2-4 बार बनाने का कोशिश करिए। जब आप फिगर बना लेंगे तो उनमें जो जो चीज़ें आई रहेंगी आप उसको बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी बच्चों आप डेली प्रैक्टिस में लेते रहिए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो आप पढ़ते रहिए। बाकी आपको यूपी बोर्ड के हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको 30 मार्क्स में से कितना भी नहीं मिलेगा तो 29-28 तो मिल ही जाते हैं। और यदि यूपी सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपको स्कूल से जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, बाकी आपकी मेहनत पे निर्भर रहेगा। सर कुछ बच्चों का सवाल है कि हाँ, हमें एग्ज़ाम के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए प्रॉपरली एग्ज़ाम को देखते हुए। हाँ देखिए, सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे बीच आया कि ये पूछ रहे हैं कि बच्चे हमसे जो पूछ रहे हैं कि कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई करने का कोई घंटा फिक्स नहीं होता है कि हमको इतने घंटे पढ़ने हैं, इतना पढ़ेंगे तभी मेरा बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उसमें सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करिए कि मुझे यह सब्जेक्ट पे इतने टाइम देने हैं। जब आप टाइम का निर्धारण कर लेंगे तो आपको एक गोल फिक्स हो जाएगा कि मेरा जो ये टाइम है उसमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। तो यानी टाइम मुझे टेबल सेट करना है, हाँ, टाइम टाइम टेबल सेट कर लें, देख लें कि मुझे कितने घंटे में कौन सा पेपर हमको कंप्लीट करना है। जी सर। हाँ, समय बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन हाँ, हम जितना समय पढ़ें वो ईमानदारी रूप से पढ़ें, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं साथ में कुछ और काम कर रहे होते हैं, जैसे सेल फोन चलाना या फिर खाते पीते रहते हैं। तो सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आगे हम वो कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे सामने बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम पे टारगेट रहिए। आपको 2024 एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सर के साथ जुड़े रहिए। इनके चैनल्स पे बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बाकी सर आप कुछ कहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और